हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग देखेंगे कि ब्रुसेलोसिस के बारे में। एक ब्रुसेलोसिस जो है एक बैक्टीरियल डिजीज़ है। इसको माल्टा फीवर और अंडुलेंट फीवर या फिर मेडिटेरेनियन फीवर भी कहते हैं। ये एक जूनोटिक डिजीज़ है। जूनोटिक डिजीज़ मतलब कि ये जानवरों से इंसान में फैलता है। और जो कॉजेटिव एजेंट है वो ब्रुसेला है। ब्रुसेला की स्पीसीज़ हैं जिसमें बेसिकली मेनली 4 स्पीसीज़ हैं, जिसमें से मोस्ट कॉमन और मोस्ट पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म है ब्रुसेला मैलिटेनेंसिस। अदर स्पीसीज़ हैं ब्रुसेला एबॉर्टस, ब्रुसेला स्विस एंड ब्रुसेला कैनिस। तो ये जो ब्रुसेला होता है ग्रुप, वो ऑब्लिगेट एरोब होता है, फास्टिडियस होता है और स्मॉल ग्राम नेगेटिव कोकोवैसिलाई होता है। और ब्रुसेला जो होता है वो बिलोंग करता है फैमिली ब्रुसेलोसिस से। और जो ब्रुसेला मैलिटेंसिस है यूजुअली पैथोजेनिक टू सीप, गोट एंड कैमल। मैन इज आल्सो ससेप्टेबल फॉर ब्रुसेला मैलिटेंसिस। ब्रुसेला एबॉर्टस जो है इन्फेक्शियस होता है, एसोसिएटेड फ्रॉम कैटल एंड बफेलो। एंड ब्रुसेला स्विस जो होता है मोस्ट ऑफन इसके इन्फेक्शन जो होता है पिग्स में होते हैं। ब्रुसेला कैनिस जो है उसका इन्फेक्शन डॉग्स में कॉमनली सीन होता है, बट ओकेजनली ह्यूमन भी इफेक्ट हो सकता है। ब्रुसेला के जो एंटीजन होता है जो डिजीज़ कॉज करता है जिसकी वजह से, उसका स्ट्रक्चर उसमें 2 टाइप के मेजर एंटीजन होते हैं जो लाइपोपॉलीसैकेराइड नेचर में होता है। MNA एंटीजन होता है और प्रेजेंट होता है डिफरेंट स्पीसीज में डिफरेंट प्रोपोर्शन में। जैसे कि ब्रुसेला मैलिटेंसिस में यम एंटीजन जो होता है वो प्रीडोमिनेंट होता है। ब्रुसेला एबॉर्टस में ए एंटीजन प्रीडोमिनेंट होता है। ब्रुसेला स्विस में आइदर यम और ए एंटीजन कंटेन करता है। हम देखेंगे ब्रुसेला का पैथोजेनेसिस। जो ब्रुसेलोसिस है वो मेनली ब्रुसेला मैलिटेनेंसिस जो कि मोस्ट पैथोजेनिक है, इसके द्वारा कॉज किया जा सकता है। उसके बाद दूसरे स्पीसीज जो हैं ब्रुसेला एबॉर्टस एंड ब्रुसेला स्विस, ये भी पैथोजेनिक होते हैं, बट इनकी जो पैथोजेनिसिटी होती है इसी ऑर्डर में कम होती है। सबसे ज़्यादा ब्रुसेला मैलिटेंसिस, देन ब्रुसेला एबॉर्टस, देन ब्रुसेला स्विस। तो ट्रांसमिशन जो होता है ब्रुसेला ट्रांसमिट होता है। ट्रांसमिट होने के बेसिकली 3 मेथड हो सकते हैं। या तो फूड बॉर्न होगा, मतलब कि ये फूड बॉर्न जो होता है मोस्ट कॉमन मोड ऑफ गेटिंग इन्फेक्शन होता है बाय ईटिंग और ड्रिंकिंग अनपास्चुराइज्ड और रॉ डेयरी प्रोडक्ट। दूसरा होता है कि एयरबॉर्न बाय इनहेलेशन ऑफ डस्ट और एरोसॉल इन द इन्फेक्टेड काउ शेड और स्लॉटर हाउस। तीसरा है कि डायरेक्ट कॉन्टेक्ट ऑफ बैक्टीरिया थ्रू एब्रेडेड स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन। उसके बाद जब बैक्टीरिया ह्यूमन बॉडी में एंटर करता है तो वहाँ से वो ब्लड वेसल्स में फैल जाता है। तो जब ब्लड वेसल्स में ब्लड स्ट्रीम में फैल जाता है तो उसको प्राइमरी बैक्टीरीमिया कहते हैं। प्राइमरी बैक्टीरीमिया के बाद क्या होता है कि बैक्टीरिया को फैगोसाइटिक सेल जो होते हैं वो इंगल्फ कर लेते हैं। उसके बाद लेकिन वो जो बैक्टीरिया होता है फैगोसाइटिक सेल के अंदर डाइजेस्ट नहीं हो पाता, मतलब किल नहीं कर पाता फैगोसाइटिक सेल। तो उस तरह से इम्यूनिटी फैगोसाइटिक सेल से वो बच जाता है और उसके बाद ग्रो करता है फैगोसाइट सेल में। फिर वो सेपरेट हो डिफरेंट रेटिकुलो एंडोथेलियल ऑर्गन्स में वो रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम में सेपरेट हो जाता है, जैसे कि स्प्लीन, लीवर, लिम्फ नोड, बोन मैरो। उसके बाद सेकेंडरी
उसके बाद सेकेंडरी बैक्टीरियमिया होता है, जिसमें कि रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम से स्प्लीन, लीवर, लिम्फ नोड और बोन मैरो से बैक्टीरिया रिलीज होता है और फिर से ब्लड स्ट्रीम में आता है और फिर इन्फेक्शन कॉज करता है। होस्ट जो होस्ट का TH1 सेल है वो उसका रिस्पॉन्स जनरेट होता है। तो TH1 सेल जो होता है वो प्रोड्यूस करता है इंटरफेरॉन गामा, और जो कि मैक्रोफेज को एक्टिवेट करता है, जिससे कि वो जो है बैक्टीरिया को किल कर दे। और एंटीबॉडीज़ का रोल जो होता है इस पैथोजेनिस में वो बहुत कम होता है। उसके बाद जो इसमें ग्रेनुलोमा अराउंड इन्फेक्शन फोकाई बनता है, जहाँ पे इन्फेक्शन होता है वहाँ पे ग्रेनुलोमा बनता है इन्फेक्शन साइट से। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन जो है ब्रूसेलोसिस का, पहले तो इंक्यूबेशन पीरियड जो है, मतलब इन्फेक्शन एक्वायर करने के बाद और डिजीज़ का सिम्टम डेवलप होने के बीच का जो टाइम इंटरवल है वो इंक्यूबेशन पीरियड कहलाता है। वो 1 सप्ताह से लेके कुछ महीने तक हो सकता है। क्लासिकल ट्रायड जो है इस डिजीज़ का मैनिफेस्टेशन का, उसमें आता है प्रोफ्यूज नाइट स्वेट, आर्थरालजिया और हेपेटोस्प्लेनोमेगाली, मतलब कि रात में पसीना बहुत ज़्यादा होगा, जॉइंट्स में पेन होगा या स्वेलिंग होगी, और लीवर और स्प्लीन का साइज़ बढ़ जाता है, जिसे हेपेटोस्प्लेनोमेगाली कहते हैं। इसके अलावा कुछ आदमी में फाउल स्मेलिंग ऑफ एस्पिरेशन होता है, लेकिन ये कॉमन नहीं है। अनड्यूलेटिंग फीवर इसका जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, अनड्यूलेटिंग फीवर होता है। अनड्यूलेटिंग फीवर क्या होता है कि जो इन फेब्राइल पीरियड के बीच में फेब्राइल पीरियड आता है। फेब्राइल पीरियड जो होता है वो हो सकता है कि कुछ सप्ताह तक रहे, उसके बाद फेब्राइल पीरियड आए, उसके बाद फिर फेब्राइल पीरियड आए, तो इसको अनड्यूलेटिंग फीवर कहते हैं। मस्कुलोस्केलेटल जो सिम्टम है उसमें आता है वर्टिब्रल ऑस्टियोमाइलाइटिस एंड सेप्टिक आर्थराइटिस, जो कि मिमिक करता है स्केलेटल ट्यूबरकुलोसिस से। उसके बाद CNS का जो डिजीज़ मैनिफेस्टेशन, अगर CNS इन्वॉल्व होगा तो डिप्रेशन होगा, लेथार्जी होगा विथ मेनिंजाइटिस और लिम्फोसाइटिक मेनिंगोइंसेफ्लाइटिस होगा। अगर CVS इन्वॉल्व है, जो कि रेयरली होता है, तो एंडोकार्डाइटिस हो सकता है। यह अफेक्ट करता है एओर्टिक वॉल को। इसके अलावा जेनाइटो यूरिनरी सिस्टम को भी अफेक्ट कर सकता है, जिसमें एक्यूट इपीडिडाइमो ऑर्काइटिस हो सकता है, प्रोस्टेटाइटिस हो सकता है, सेल्फिंजाइटिस हो सकता है या पाइलोनेफ्राइटिस हो सकता है। अदर नॉन स्पेसिफिक सिम्टम जो हैं वो एब्डोमिनल पेन हो सकता है, हेडेक हो सकता है, डायरिया हो सकता है, वोमिटिंग हो सकता है, वीकनेस या फैटिग हो सकता है, कफ हो सकता है, फेरिंजाइटिस हो सकता है, या फिर रिफ्यूजल टू ईट होता है, जो कि चिल्ड्रेन में मतलब देखा जाता है कि बच्चे खाना खाने से मना करते हैं। और जो ब्रूसेलोसिस है उसका जो डिजीज़ है बहुत हद तक टाइफाइड जैसा ही होता है, बस थोड़ा इसमें अंतर ये होता है कि जो टाइफाइड होता है वो ज़्यादा, मतलब टाइफाइड के कंपेयर में ये लेस एक्यूट है और लेस सीवियर है। और इसमें जो मस्कुलोस्केलेटल सिम्टम है वो जो मतलब मस्कुलोस्केलेटल जो सिम्टम है ब्रूसेलोसिस में वो बहुत ज़्यादा होता है। तो क्लिनिकल ट्रायड जो है बेसिकली प्रोफ्यूज नाइट स्वेट, आर्थरालजिया एंड हेपेटोस्प्लेनोमेगाली। अब हम लोग देखेंगे एपिडेमियोलॉजी। ये तो एपिडेमियोलॉजी इस डिजीज़ का ये वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन होता है। जूनोटिक डिजीज़ है, जो ऑकरेंस है ह्यूमन में वो क्लोजली रिलेट होता है प्रिविलेंस इन एनिमल में, मतलब एनिमल में जो ब्रूसेलोसिस होने के चांस जो होते हैं वो जितना ज़्यादा होंगे तो ह्यूमन में भी उसके फैलने के चांस ज़्यादा होंगे। एंडेमिक एरिया जो है मेडिटेरेनियन जोन है, ईस्ट यूरोप है, सेंट्रल एशिया है और साउथ अमेरिका है। सोर्स ऑफ इन्फेक्शन जो है वो इन्फेक्टेड एनिमल का एक्सक्रीटा हो सकता है,
इन्फेक्टेड एनिमल का एक्सक्रीटा ऑर्गेनिज्म हो सकता है यूरिन में, मिल्क में, प्लेसेंटा या वेजाइनल डिस्चार्ज में, और कंटामिनेटेड एनिमल फूड में हो सकता है जैसे कि मिल्क, चीज़, आइसक्रीम, रॉ मीट और बोन मैरो से में हो सकता है। ऑक्यूपेशनल रिस्क जो होता है फार्मर्स में ज़्यादा होता है, शेफर्ड्स में होता है, बूचर में होता है, एबेटॉयर वर्कर्स में होता है जो चमड़ा से रिलेटेड काम करते हैं, वेटरनरी में हो सकता है या लैब में काम करने वालों को भी ये ब्रूसेलोसिस हो सकता है। जो प्रीवलेंस है इसका ट्रू जो रियल प्रीवलेंस है वो डिफ़िकल्ट होता है टू एस्टिमेट, क्योंकि जो बहुत से केस होते हैं कि वो रिपोर्ट नहीं होते हैं, उसमें साइन एंड सिम्टम जो डिजीज़ का है वो बहुत ही माइनर होता है, तो इसलिए इस डिजीज़ का प्रीवलेंस जो है एक्चुअल प्रीवलेंस वो डिसाइड नहीं हो पाता। अब हम लोग देखेंगे लैब डायग्नोसिस ऑफ ब्रूसेलोसिस। इसमें स्पेसिमेन जो होता है ब्लड हो सकता है, बोन मैरो हो सकता है या टिश्यू भी यूज किया जा सकता है फॉर पीसीआर और मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस के लिए। तो कल्चर जो होता है इसमें कल्चर करते हैं इसमें ब्रूसेला का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो ऑब्लिगेट एरोब है, लेकिन इसका जो ग्रोथ है वो 5 to 10% CO2 में जो ग्रोथ होता है कल्चर में वो अच्छा होता है, मतलब बढ़ जाता है, ग्रोथ आसानी से होता है। कल्चर के लिए हम लोग कैस्टनेडास बाईफेजिक मीडिया यूज़ करते हैं और जिसे ब्रेन हार्ट इन्फ्यूजन ब्रॉथ इन अगार होता है। ऑटोमेटेड ब्लड कल्चर सच एज बैक्टीरिया अलर्ट का भी यूज़ करते हैं। ऑन ब्लड अगार पे जो कॉलोनी होती है स्मॉल, स्मूथ एंड ट्रांसपेरेंट एंड नॉन हेमोलाइटिक होती है। उसके बाद कल्चर से हम लोग स्मीयर बनाते हैं, मोटेलिटी टेस्ट करते हैं, तो उसमें ग्राम नेगेटिव कोकोबैसिलाई ऑब्जर्व होता है जो कि नॉन मोटाइल होता है। मोटेलिटी टेस्ट करने के लिए हैंगिंग ड्रॉप मेथड का यूज करते हैं। आइडेंटिफिकेशन जो है, आइडेंटिफिकेशन के लिए हम लोग ऑटोमेटेड आइडेंटिफिकेशन मेथड का यूज कर सकते हैं। जैसे आइडेंटिफिकेशन के लिए ब्रूसेला को कॉलोनी से लेते हैं और कल्चर की कॉलोनी से लेते हैं, उसके बाद उसका आइडेंटिफिकेशन करते हैं बाई माल्डीटॉप और वीटेक। माल्डीटॉप और वीटेक जो होता है वो ऑटोमेटेड मेथड है। इसके अलावा हम लोग कन्वेंशनल बायोकेमिकल मेथड से भी आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, जिसमें कि ब्रूसेला जो होता है वो कैटालेज एंड ऑक्सीडेज पॉजिटिव होता है। यूरियज टेस्ट जब करते हैं तो रैपिडली पॉजिटिव होता है और बैसिला कैंसिस एंड ब्रूसेला स्विस। सीरोलॉजिकल जो टेस्ट है उसमें स्टैंडर्ड एग्लूटिनेशन टेस्ट आता है, 2 मार्केप्टो इथेनॉल स्टैंडर्ड एग्लूटिनेशन टेस्ट आता है जिसको शॉर्ट में 2ME सेट कहते हैं। इसके अलावा एलाइसा होता है, डिपिस्टिक एसे होता है। स्टैंडर्ड एग्लूटिनेशन टेस्ट जो है वो गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है और गोल्ड स्टैंडर्ड सीरोलॉजिकल टेस्ट है। ये ट्यूब एग्लूटिनेशन टेस्ट मेथड पे बेस्ड होता है और ये डिटेक्ट करता है एंटीबॉडी अगेंस्ट लाइपोपॉलीसैकेराइड एंटीजन, और ये डिटेक्ट करता है टोटल एंटीबॉडी IgM प्लस IgG को। क्योंकि ये टोटल एंटीबॉडी को डिटेक्ट करता है इसलिए डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता है कि इन्फेक्शन जो है वो एक्यूट है या क्रोनिक है। इसके अलावा जो दूसरा मेथड होता है 2 मार्केप्टो इथेनॉल सेट, इसमें जो 2 मार्केप्टो इथेनॉल होता है वो डिस्ट्रॉय कर देता है IgM एंटीबॉडी को और डिटेक्ट करता है ओनली IgG को। इस तरह से ये क्रोनिक ब्रूसेलोसिस इन्फेक्शन को डिटेक्ट करता है। तो ये जो 2 मेथड है स्टैंडर्ड एग्लूटिनेशन टेस्ट वाले और 2 मार्केप्टो इथेनॉल स्टैंडर्ड एग्लूटिनेशन टेस्ट, ये इसके मेन मेथड हैं सीरोलॉजिकल टेस्ट के। अदर मेथड जो है वो एलाइसा है। एलाइसा जो होता है हाईली सेंसिटिव टेस्ट है और ये यूज करता है आइदर साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन और लाइपोपॉलीसैकेराइड एंटीजन टू डिटेक्ट IgM, IgG, IgA एंटीबॉडी। इसमें से किसी को इंडिविजुअली किसी को यूज किया जा सकता है टू डिटेक्ट करने के लिए, और ये यूजफुल होता है डायग्नोसिस ऑफ क्रोनिक ब्रूसेलोसिस एंड न्यूरो ब्रूसेलोसिस को। ये जो
इसमें जो रिज़ल्ट आता है इसके कंफर्मेशन के लिए हम लोग स्टैंडर्ड एग्लूटिनेशन टेस्ट करते हैं। जो डिप स्टिक ऐसे है उसमें हम लोग एंटी ब्रूसेला आईजीएम एंटीबॉडी को डिटेक्ट करते हैं। ये लेस सेंसिटिव होता है। तो इसमें जो सीरोलॉजी के मेथड हैं उसमें मेन मेथड जो है स्टैंडर्ड एग्लूटिनेशन टेस्ट है और 2 मार्केप्टो इथेनॉल टेस्ट है। जिसमें कि स्टैंडर्ड एग्लूटिनेशन टेस्ट है वो तो उसका ये फीचर होता है कि वो टोटल एंटीबॉडी डिटेक्ट करता है और ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता कि एक्यूट इन्फेक्शन है कि क्रोनिक इन्फेक्शन है। जबकि 2 मार्केप्टो इथेनॉल जो है 2 मार्केप्टो इथेनॉल साइट है जो वो आईजीएम एंटीबॉडी को डिस्ट्रॉय कर देता है और आईजीजी को डिटेक्ट करता है। इस प्रकार ये क्रोनिक ब्रूसेलोसिस को डिटेक्ट करता है। मॉलिकुलर मेथड जो है पीसीआर एसे आता है इसके अंदर एंड फिल्म एरे बायोथ्रेट पैनल आता है। पीसीआर एसे जो होता है वो यूज करता है प्राइमर 16S और 23S राइबोसोमल आरएनए जिसको आरआरएल जीन कहते हैं। इसके अलावा OMP2 जीन जिसको आउटर मेम्ब्रेन प्रोटीन जीन कहते हैं इसका यूज किया जा सकता है टू डिटेक्ट करने के लिए इन्फेक्शन को। इंसर्शन सीक्वेंस 711 को यूज किया जा सकता है इन्फेक्शन को डिटेक्ट करने के लिए, या प्रोटीन BCSP31 का भी यूज किया जा सकता है टू डिटेक्ट इन्फेक्शन। जो मॉलिकुलर मेथड है पीसीआर एसे ये रैपिड होता है, सेंसिटिव है और हाईली स्पेसिफिक है और ये डिफ्रेंशिएट कर सकता है बिटवीन स्पीसीज एंड बायोआर। इसमें जो सैंपल यूज किया जाता है वो ब्लड और टिश्यू आइडियल सैंपल होता है। फिल्म एरे बायोथ्रेट पैनल जो होता है वो ऑटोमेटेड मल्टीप्लेक्स पीसीआर पर बेस्ड होता है और कैन डिटेक्ट ये एक साथ 17 ह्यूमन पैथोजन को डिटेक्ट कर सकता है जो बायो टेररिज्म में मेनली यूज किए होते हैं, इंक्लूडिंग ब्रूसेला। डायग्नोसिस ऑफ ब्रूसेला इन एनिमल थ्रू मिल्क रिंग टेस्ट और रोज बंगाल कार्ड टेस्ट डिटेक्ट एंटीबॉडी इन इन्फेक्टेड मिल्क। इस तरह से इसका मॉलिकुलर डायग्नोसिस कंप्लीट होता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे ट्रीटमेंट का जो है स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट जो होता है वो जेंटामाइसिन होता है 7 दिन के लिए प्लस डॉक्सीसाइक्लिन होता है 6 वीक के लिए। लेकिन जेंटामाइसिन की जगह पे हम लोग स्ट्रेप्टोमाइसिन दे सकते हैं 7 दिन के लिए प्लस डॉक्सीसाइक्लिन दे सकते हैं। ये है स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट। लेकिन WHO का जो रेजिम है उसके हिसाब से रिफैम्पिन और डॉक्सीसाइक्लिन 6 वीक के लिए देते हैं। अगर CNS इन्वॉल्वमेंट है तो उसमें ये जो रेजिम है उसमें सेफ्ट्रियाक्सोन ऐड करते हैं और ट्रीटमेंट जो होता है उसको ड्यूरेशन बढ़ा देते हैं 6 से 8 हफ्ता के लिए। प्रिवेंशन में आता है कि एनिमल में इन्फेक्शन ना हो, इसके लिए हम लोग टेस्ट करते हैं, स्लफ्टर करते हैं, मतलब कि एक्टिव केस फाइंडिंग करते हैं। उसके बाद जिन एनिमल्स में ये पॉजिटिव होता है उनको हम लोग स्लफ्टर कर देते हैं मतलब। और उसके बाद वैक्सीन दे सकते हैं, लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन फॉर बैसिलस ब्रूसेला एबॉर्टस 19 स्ट्रेन यूज करते हैं कैटल्स के लिए एंड ब्रूसेला मेलिटेंसिस REV 1 स्ट्रेन यूज करते हैं सीप एंड गोट के लिए। इन ह्यूमन में प्रिवेंशन के लिए जो होता है ह्यूमन प्रिवेंशन के लिए ये कर सकते हैं कि हम लोग पास्चराइज मिल्क का यूज करें और प्रॉपरली कुक्ड फूड का यूज़ करें और प्रोटेक्ट करें टू प्रिवेंट डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ एनिमल यूरिन पार्चुरेशन प्रोडक्ट लाइक प्लेसेंटा एंड वेजाइनल डिस्चार्ज। इसके अलावा वैक्सीन का यूज किया जा सकता है, इसमें लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन जो कि बेस्ड होता है ब्रूसेला एबॉर्टस 19 स्ट्रेन प्रोवाइड्स शॉर्ट टर्म प्रोटेक्शन सो हाई रिएक्टोजेनिक